हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक्यूट किडनी इंजरी यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। एक्यूट किडनी इंजरी इसका मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है सडनली, कोई भी जो कंडीशन जो कि जल्दी से अराइज हो जाती है, थोड़े टाइम में ही अराइज हो जाती है, उसको हम एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। इसी का ऑपोजिट क्या है? क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब है जो सडनली नहीं हुआ, जो बहुत टाइम से डैमेज होता आ रहा है, दैट इज क्रॉनिक। तो ये भी दो टाइप की होती है किडनी इंजरी, एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब है कि वो सडनली किडनीज में डैमेज हुआ है, थोड़े टाइम से ही किडनी की ये कंडीशन हो गई है। वेयरएज क्रॉनिक का मतलब है कि बहुत सालों से या फिर बहुत टाइम से क्या हो रहा है, बहुत मंथ से, काफ़ी महीनों से किडनीज में डैमेज होता आ रहा है, स्लोली स्लोली वो कंडीशन प्रोग्रेस हुई है, वो होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एनसेड्स जो कि ड्रग्स हैं, जैसे कि पेन किलर्स होते हैं, मेडिसिन, ये भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक। तो कोई पर्सन डिक्लोफिनेक ले रहा है, थोड़े टाइम से ले रहा है, लेकिन उसको क्या है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, किडनी को इंजर्ड करता है, किडनी में टॉक्सिसिटी कोज करता है, तो क्या होगा कि उसको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो ये थोड़े टाइम में ही किडनी की कंडीशन क्या होगी, डिटीरियोरेट हो गई। क्रॉनिक उसका ऑपोजिट क्या है कि काफ़ी लंबी टाइम से, सपोज काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो धीरे 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 क्या हुआ, अल्टीमेटली उसकी जो किडनीज है वो डैमेज हो गई, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिसीज। अब एक्यूट का क्या है, क्योंकि ये कंडीशन सडनली और क्विकली थोड़े टाइम में ही ये कंडीशन हो गई कि किडनी में थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। ये डिपेंड करता है कि डैमेज थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ। तो एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। जो भी इसमें डैमेज हुआ है ये रिवर्सिबल, मतलब ये वापस ठीक किया जा सकता है, दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी। अब एक्यूट किडनी इंजरी को पहले एक्यूट किडनी फेलियर या फिर एक्यूट रीनल फेलियर भी बोला जाता था। अब इसको एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर नहीं बोला जाता, क्योंकि फेलियर का मतलब है कि किडनीज क्या हो गई है, फेल हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं होता एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में हमेशा किडनीज फेल नहीं होती, बहुत कम डैमेज भी हो सकता है जिसको रिवर्सिबल ठीक किया जा सकता है, इसलिए इसको अब एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, एक्यूट किडनी फेलियर नहीं कहा जाता। नाउ एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। ये सडनली डिक्लाइन हो जाता है, मतलब कि एकदम से ही किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो वो जो फंक्शन है किडनी का, वो सडनली डिक्लाइन हो जाता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाती वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। सो ये कब हो सकता है, कुछ घंटों में, विद इन आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ दिनों में किडनी क्या हो सकती है, डिक्लाइन हो सकती है, उसका फंक्शन डिक्लाइन हो सकता है, जिसको हम AKI बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, रिजल्टिंग इन द इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। सो ये सभी क्या है, ये किडनीज के फंक्शन है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो भी मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से यूरिया निकलता है, यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या है कि जो भी मसल में एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, दैट इज क्रिएटिनिन। तो ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये क्या है, ये हमारी बॉडी में इनका लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारी बॉडी में क्या कर देंगे, एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट कर देंगे। वेस्ट के बिल्डअप होने से एसिडोसिस कंडीशन बॉडी में हो जाएगी। तो किडनीज क्या करती है, इस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती रहती है यूरिन में, तो इसका ये काम है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फ्लूइड है, उसका एक बैलेंस बनाकर रखना, एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एक प्रॉपर बैलेंस बॉडी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी में तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, एरिथमियाज हो सकता है। अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो भी कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं। तो ये किडनीज के फंक्शन है, और अगर किडनीज में कोई इंजरी हो जाती है, एक्यूट कंडीशन होती है, तो किडनीज ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती। नाउ AKI कैन बी रिवर्स्ड। इसका क्या है, ये डिफर किससे करता है,
CKD से इसमें कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को, मतलब ये किडनीज को हम ठीक कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन को। इट रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, लेकिन ये डिपेंड करता है माइल्ड है सीवियर है। समटाइम्स क्या होता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तब थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन मोस्टली इसका जो इफेक्ट है वो हम रिवर्स कर सकते हैं। इफ सीवियर एंड नॉट ट्रीटेड इट कैन बी फेटल। ऑफकोर्स अगर माइल्ड कंडीशन होगी, मॉडरेट कंडीशन होगी, टाइमली पता चल जाएगा सीवियर कंडीशन में भी तो भी ठीक कर सकते हैं पर्सन को, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है और टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो पर्सन की डेथ हो सकती है। GFR, अब इसमें क्या होता है, देखो किडनीज जब भी ब्लड को फिल्टर करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर कर रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्यों, हमारा ये क्या है, किडनीज का एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, राइट। तो सपोज दिस इज नेफ्रॉन, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट्स। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होती है। तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये पर मिनट ब्लड को फिल्टर करता है। जो भी ब्लड आ रहा है हार्ट से उसको ये फिल्टर करेगा, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर को निकाल देगा और उस फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये फिल्ट्रेट क्या है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है, तो ये GFR इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये क्या पर मिनट हम कैलकुलेट करते हैं इन ml। और अगर किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी तो ये जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि पर मिनट हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब क्या है, अगर GFR डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब किडनीज को जितना ब्लड पर मिनट फिल्टर करना चाहिए था, वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से निकालना चाहिए था, वो किडनीज नहीं कर पा रही। तो वो कब नहीं कर पाएगी, जब किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो GFR है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि किडनीज क्या करती हैं कि ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती, इसका जो काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती। तो जो नॉर्मल GFR होता है वो होता है 90 to 120 ml पर मिनट। और अगर इतना ml GFR नहीं होगा, इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं होगा, इससे रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब कि किडनीज में कोई प्रॉब्लम है। अभी आगे हम कोजेस पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किडनीज में जो डैमेज है वो क्यों हो जाता है एक्यूट कंडीशन में। नाउ ये क्या है, एक डायग्राम है किडनीज का, इसको मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है ताकि मैं आपको एक हिंट दे सकूँ कि कैसे कंडीशंस अराइज होती हैं किडनीज में। तो देखो ये क्या है, हमारी ये दोनों किडनीज हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम कोजेस पढ़ते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के, तो ये 3 तरह के होते हैं, बिफोर किडनी, इनसाइड द किडनी और आफ्टर किडनी। बिफोर किडनीज मतलब किडनी से पहले कोई दिक्कत है, मतलब किडनीज में दिक्कत नहीं है लेकिन किडनीज से जो ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये क्या है हमारी, ये है रीनल आर्टरीज। तो रीनल आर्टरीज में अगर कोई प्रॉब्लम है, रीनल आर्टरीज और देन हार्ट से वो ब्लड आ रहा है, तो किडनी से पहले ये स्ट्रक्चर है जो कि किडनीज में ब्लड लेकर आ रही हैं, जैसे कि रीनल आर्टरीज। और रीनल आर्टरीज को कहाँ से, एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच है, हार्ट से ब्लड आ रहा है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है लाइक हार्ट में, रीनल आर्टरीज में, तो क्या होगा कि किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। जब किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो एक तो किडनीज को खुद भी तो ब्लड चाहिए ना काम करने के लिए, तो काम करने के लिए इसको ब्लड नहीं मिलेगा। दूसरा जो GFR है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो ब्लड किडनीज में आना चाहिए फिल्टर होने के लिए वो भी कम आ रहा है, तो क्या होगा कि GFR रिड्यूस हो जाएगा, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो एक कोज तो ये हो गया कि बिफोर किडनी मीन्स प्री रीनल, प्री का मतलब है बिफोर, रीनल मीन्स किडनी। तो अगर किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी में ब्लड नहीं आ रहा, जब किडनीज में ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, किडनीज के जो टिश्यूज है वो डैमेज होंगे, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। दूसरा होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि इनसाइड किडनी, किडनी के खुद के अंदर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई है, किडनीज में कुछ डैमेज खुद से ही हुआ है। इनसाइड द किडनी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं किडनीज के अंदर, जो भी नेफ्रॉन्स है, ग्लोमेरुलाई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनीज फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो वो होगा कि इनसाइड द किडनी प्रॉब्लम है। तीसरा आता है पोस्ट किडनी। पोस्ट किडनी मीन्स आफ्टर किडनीज, पोस्ट रीनल, कि किडनीज के जो बाद में स्ट्रक्चर आते हैं वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। बाद में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये क्या है, ये है यूरेटर, ये येलो येलो, उसके बाद ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कहीं भी तो क्या होगा कि जो यूरिन है वो आगे पास नहीं होगा,
और किडनीज में यूरिन भरता रहेगा, जिसकी वजह से किडनीज में फ्लूइड बिल्डअप होगी, किडनीज डायलेट हो जाएंगी, अल्टीमेटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। तो ये 3 तरह के कोजेज हैं किडनी के, एक्यूट किडनी इंजरी के, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी को कोज करते हैं। फर्स्ट है प्री रीनल, सेकेंड इंट्रारीनल एंड थर्ड इज पोस्ट रीनल कोसेस। तो अभी मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया कि प्री रीनल कौन से होंगे, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल कौन से होंगे। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है प्री रीनल। प्री रीनल मीन्स बिफोर किडनीज, किडनीज से पहले कोई प्रॉब्लम है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनीज, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर किडनीज में ये जो रीनल आर्टरीज हैं, यहाँ से ही ब्लड क्या है प्रॉपर नहीं आ रहा, किडनीज तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब है डिक्रीज परफ्यूजन टू किडनीज। मतलब परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई। अगर किडनीज को पुअर परफ्यूजन आ रहा है, प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिल रहा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो ना तो उसको अपने काम के लिए ब्लड मिलेगा, जो किडनीज ने काम करना है उसको अगर अच्छा ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, GFR रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो किडनीज ने फिल्टर करना है ब्लड, वो भी उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है, देखो इन कोजेस से क्या होगा, प्री रीनल कोजेस से क्या होगा, किडनीज डैमेज होगी, किडनीज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखो फर्स्ट आता है हाइपोवोलीमिया। अगर हमारी बॉडी में ही ब्लड वॉल्यूम कम है, फ्लूइड कम है, वो कब हो सकता है, डिहाइड्रेशन की केसेस में हो सकता है। सपोज हम बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को वॉमिटिंग है, सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया है, तो क्या होगा कि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हार्ट के पास आगे पंप करने के लिए ही ब्लड कम है, तो कार्डियक आउटपुट कम है, जिसकी वजह से किडनीज को ब्लड कम मिलेगा। और क्या केसेस हो सकते हैं, बर्न, सीवियर बर्न में भी क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है। देन हैमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है बॉडी से, जिससे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी से, ब्लड ही नहीं है बॉडी में, तो किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। दूसरा क्या आता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट, हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है वही बहुत कम है, वो कब हो सकता है, MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोई हार्ट अटैक आया है तो हार्ट इतना अब एबल नहीं है कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, और कार्डियक आउटपुट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ब्लड कम निकल रहा है हार्ट से। हाइपोवोलीमिया, अगेन हाइपोवोलीमिया हमने डिस्कस कर लिया, उसके कारण भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। डिसरिदमियाज, जो रिदम है वो इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिदम हो सकती है, तो भी क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट कम आएगा, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हार्ट। उसके बाद CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर हो गया तो भी जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, कम होगा। देन आता है डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। जब जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई हैं, में जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत लो है, लो ब्लड प्रेशर सिंपली आप बोल सकते हैं हाइपोटेंशन। ऐसी कंडीशन कब होगी, एनाफाइलैक्सिस शॉक हो गया, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक हो गया, कोई इन्फेक्शन के कारण शॉक, बेसिकली शॉक की कंडीशन में, चाहे वो हेमोरेजिक शॉक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, एनाफाइलैक्सिस है, कोई एलर्जी की वजह से शॉक की कंडीशन राइज हुई है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर सीवियरली ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो किडनीज को नहीं मिल पाएगा। और क्या हो सकता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये जो रीनल आर्टरीज हैं, ये रीनल आर्टरी में कहीं नैरोइंग है, जब नैरोइंग होगी तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली आगे नहीं जा पाएगा किडनीज में। नेक्स्ट आते हैं इंट्रारीनल कोजेस, डैमेज विद इन द किडनीज, किडनीज के अंदर डैमेज हो रखा है, जिसकी वजह से किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, फिल्टर नहीं कर पा रही। तो ये क्या, फर्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये क्या होता है, एक्यूट, अगेन ये एक्यूट कंडीशन है, बहुत कम टाइम में ही अराइज हो जाती है, सडनली अराइज हो जाती है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस, टिब्यूल्स, मैंने आपको बताया कि ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है, ऊपर ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, इसके नीचे क्या है, ये टिब्यूल्स हैं। सो ये टिब्यूल्स दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, एंड देन आगे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। तो ये क्या होती है, ये होते हैं टिब्यूल्स। अगर इन टिब्यूल्स में डैमेज हो गया है, ये एक कंडीशन है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसमें जो नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स हैं उनमें डैमेज हो जाता है, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यहाँ की ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है ये डैमेज हो जाती है।
अब ये डैमेज क्यों होती है? ये इस्कीमिया और टॉक्सिन्स के कारण। अगेन अगर किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, जैसे कि जो प्री रीनल कोसिस है, प्री रीनल कोसिस की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है अगर किडनीज को अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा और कोई टॉक्सिन्स है वो अगर किडनीज में प्रेजेंट है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि ट्यूब्यूल्स डैमेज हो सकती हैं। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में भी क्या होगा कि किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। उसके बाद इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो कि स्टेप ए इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है जिसके कारण वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो पेशेंट अवेयर नहीं होते, बार बार लेते रहते हैं, जैसे कि एनसैड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि क्या होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, किडनीज में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, किडनीज को डैमेज करते हैं, नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं। इसमें एनसैड्स आता है, जैसे कि डिक्लोफिनेक, बहुत कॉमन पेन किलर जो कि पेशेंट अनअवेयर हैं, लेते रहते हैं, पेन जब भी हुआ डिक्लोफिनेक ले लिया, तो इससे क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, डैमेज होती है किडनीज, जिससे एकेआई हो सकता है। एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स अगर बहुत लंबे टाइम से कोई ले रहा है तो उसमें क्या होता है, एसी इनहिबिटर्स में हम रीनल फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते रहते हैं कि किडनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं। डायूरेटिक्स, इसमें भी हम किडनी फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स, स्पेशली जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ये सभी क्या होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। अगर पेशेंट ये ले रहे हैं तो रेगुलर क्या होना चाहिए कि रीनल फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए किडनीज के फंक्शन को। आफ्टर दैट आता है पोस्ट रीनल। अब पोस्ट रीनल क्या है कि किडनीज के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें यूरेटर्स आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आता है एंड यूरेथ्रा आता है, अगर वहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से यूरिन आगे पास नहीं हो रहा, जब यूरिन आगे पास नहीं होगा तो वो पीछे बिल्डअप होता जाएगा, किडनीज डायलेट होती रहेंगी यूरिन के बिल्डअप के कारण, जिसके कारण अल्टीमेटली वहां पर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे हो सकता है, अगर किडनी स्टोन है। अब देखो किडनी स्टोन वैसे क्या होता है कि बहुत कम रेयर है कि दोनों किडनीज डैमेज हो उससे, क्योंकि एक साइड पर मोस्टली किडनी स्टोन होता है, एक यूरेटर में एक साइड पर मोस्टली होता है, जिससे एक साइड की किडनी डैमेज होती है। बहुत कम ऐसा है कि दोनों साइड अगर किडनी स्टोन होगा तो दोनों किडनी डैमेज होंगी। उसके बाद एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यूरेथ्रा के अराउंड होती है, यहाँ पर यूरेथ्रा के अराउंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर उसका साइज एनलार्ज हो गया है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में ऐसे होता है, तो यूरेथ्रा क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, उस पर प्रेशर पड़ेगा जिससे यूरिन आगे पास नहीं होगा, यूरिन का बिल्डअप होता रहेगा बैक, जिससे किडनीज क्या हो जाएंगी, विद टाइम डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। देन ट्यूमर्स, कोई ट्यूमर है जो कि यूरिनरी ट्रैक को कंप्रेस कर रहा है या फिर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्लैडर कंप्लीटली अपना वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन के कारण अल्टीमेटली जो किडनीज हैं उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कोजेज हैं एकेआई के जिसके कारण एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ रीनल फेलियर। अब जो एक्यूट किडनी इंजरी है ये एकदम से एक ही स्टेज इसकी नहीं होती, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं कि पहले एक फेज आएगा, फिर दूसरा फेज आएगा एंड देन तीसरा फेज आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रिवर्सिबल होता है, मोस्टली ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो ये स्टेजेस में हमें दिखाई देता है कि फर्स्ट स्टेज कुछ और होगा, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके कौन से स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट होता है ओलिग्यूरिक फेज। ओलिग्यूरिक मतलब ओलिग्यूरिया, जिसमें यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा, जो फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड, वो रिमूव नहीं कर पा रही किडनीज क्योंकि अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रही, तो ज्यादा फ्लूइड बॉडी में ही इकट्ठा हो रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, जिसको ओलिग्यूरिक फेज बोलते हैं। और ये कितना कम होता है, 400 ml पर डे से भी कम, जिसको ओलिग्यूरिया बोलते हैं। दूसरा आता है डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज, अब इसमें क्या होता है कि यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। डायूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ये कब होता है, जब किडनीज रिकवर करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद थर्ड आता है रिकवरी फेज, जिसमें प्रॉपरली किडनी रिकवर कर रही है, उसको रिकवरी फेज बोलते हैं। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिग्यूरिक फेज। ओलिग्यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट कम होना।
इसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? 8 to 15 डेज ओलिगोरिक फेज की ड्यूरेशन हो सकती है। अब इसमें फर्स्ट क्या आता है, देखो यूरिन आउटपुट बहुत कम है। यूरिन आउटपुट कम का मतलब है कि किडनीज अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही और वो वेस्ट को और जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन होगी, बॉडी में वेस्ट की रिटेंशन होगी, वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी में। इस कंडीशन को, जब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बॉडी से बाहर नहीं निकलते, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजोटीमिया। एजोटीमिया बोलते हैं। अब इसमें जो वेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं? देखो हमारी बॉडी में क्रेटिनिन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। अब सबसे पहले आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया क्या है? यूरिया प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उससे यूरिया निकलता है, जो भी ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। अब यूरिया की वजह से नाइट्रोजन बनती है ब्लड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किडनीज में इंजरी हुई है। तो ओलिगोरिक फेज में क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन क्या है? मसल का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से जो वेस्ट निकल रहा है। उसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ये है, क्योंकि जब भी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती तो वो जो पोटेशियम है उसको भी नहीं निकाल पाती बॉडी से बाहर। तो पोटेशियम का जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो ओलिगोरिक फेज में क्या होता है? पोटेशियम इंटॉक्सिकेशन, बॉडी में पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन, बॉडी में एसिड ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से बॉडी की कंडीशन क्या हो गई है? पीएच उसका कम हो गया, एसिडिक कंडीशन हो गई है। क्योंकि ये वेस्ट क्या है, चाहे वो यूरिक एसिड है, ये क्या है? एसिडिक कंडीशन क्रिएट करते हैं बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो कि एक कॉम्प्लिकेशन भी है, ये कंडीशन अराइज हो जाती है एकेआई में। देन सडन लॉस इन यूरिन आउटपुट, एकदम से यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 400 ml पर डे। 400 ml 24 आवर में 400 ml से कम यूरिन बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोरिक फेज बोलते हैं। इसमें एन्यूरिया भी हो सकता है। एन्यूरिया क्या होता है? अगर 100 ml पर डे से कम यूरिन बन रहा है, 100 ml से भी कम एक दिन में। देन डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में ही रिटेन हो रहे हैं, यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे। देन फ्लूइड रिटेंशन एंड एडिमा, ऑफ कोर्स क्योंकि जो किडनीज है वो एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो फ्लूइड की रिटेंशन बॉडी में ही होने लग जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है। स्पेशली वो कहाँ पर होता है? फीट में, एंकल्स में एडिमा होता है। देन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से हो सकता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों होंगे? देखो सबसे पहले तो यही हमने पोटेशियम डिस्कस कर लिया कि पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा बॉडी में, फॉस्फेट का लेवल हाई हो जाएगा बॉडी में, लेकिन इसी के ऑपोजिट कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, हाइपोकैलेसीमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेसीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, और आपको पता है कि किडनीज का फंक्शन क्या है? विटामिन डी को एक्टिवेट करना, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोकैलेसीमिया होगा, कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। इसके अलावा जो सोडियम का लेवल है वो भी यहाँ पर लो देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, ज्यादा फ्लूइड बॉडी में बढ़ रहा है, जिसके वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। मीन्स जो सोडियम है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ज्यादा फ्लूइड होने के कारण जो सोडियम का लेवल है वो बॉडी में कम लगेगा, ब्लड में कम होगा। तो ये था ओलिगोरिक फेज। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? डायूरेटिक फेज, जो कि सेकंड फेज होता है। इसके बाद अब किडनीज क्या है? रिकवर होना स्टार्ट हो रही है, तब तो कौन सा फेज आता है? डायूरेटिक फेज आता है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 1 to 3 वीक्स हो सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि किडनीज अब रिकवर करना स्टार्ट कर देती हैं, कि जो ग्लोमेरुलस है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जो एबिलिटी है वो वापस से रीगेन करते हैं। ग्लोमेरुलस तो अपना फंक्शन रीगेन करते हैं, लेकिन अभी भी जो ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूपोफेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, वो अभी अपना फंक्शन रीगेन प्रॉपरली नहीं कर पाई। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी
एक्सेस वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब करना। तो अभी जो टिब्यूल्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्लोमेरुलस अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब कि वो फिल्टर करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, सडनली यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 to 5 लीटर पर डे हो जाता है, ड्यू टू रिकवरी ऑफ डैमेज नेफ्रॉन्स, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो एकदम से जितना भी जो फ्लूइड रिटेंशन था बॉडी में, वो एकदम से ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट करते हैं, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 to 5 लीटर्स पर डे हो जाता है, इसलिए इसको डायूरेटिक फेज कहते हैं। एक तो फ्लूइड की रिटेंशन बहुत हो चुकी थी ओलिगोरिक फेज में, इसलिए किडनीज अब जो भी फ्लूइड है उसको फिल्टर करना स्टार्ट करती है, तो भी डायूरेसिस होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो टिब्यूल्स हैं, टिब्यूल्स अभी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है अच्छे से। उसका फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन करना, कि जो भी फिल्टर में जो भी चीजें चलेगी जो कि अभी जरूरत है बॉडी को, वो रीएब्जॉर्ब करनी। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, एक्सेसिव वाटर हो गया जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो कुछ वाटर एब्जॉर्ब करना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, तो वो अभी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो क्या होगा कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये अभी फंक्शन परफॉर्म करना इससे शुरू कर दिया है, लेकिन जो टिब्यूल्स हैं उन्होंने अभी प्रॉपरली फंक्शन करना परफॉर्म नहीं किया इस पार्ट में। तो ये रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूरिन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि जो भी पोटेशियम था, अब यहाँ पर हाइपोकैलीमिया हो सकता है, पोटेशियम लॉस हो जाएगा, कैल्शियम का लॉस ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे जैसे कि सोडियम, उसका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हाइपो की कंडीशन राइज हो सकती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है। उसके बाद आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट जा रहा है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, हाइपोवोलीमिया के कारण और हाइपोनेट्रीमिया के कारण, क्योंकि सोडियम भी लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। देन डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल इन द ब्लड, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट तो एकदम से निकलने स्टार्ट हो गए। अभी क्या हो गया कि दोबारा से किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगी, तो यूरिन के साथ साथ वेस्ट सब बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, एकदम से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। देन इंप्रूव कॉन्शियसनेस। क्या होता है कि जब भी वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, तो मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो पेशेंट है वो सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस भी हो सकता है, तो जो कॉन्शियसनेस है वो रीगेन होना स्टार्ट हो जाती है डायूरेटिक फेज में। उसके बाद आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज कुछ वीक से लेके मंथ्स तक हो सकता है, मतलब इतना टाइम लग सकता है दोबारा से प्रॉपरली रिकवर होने में। रिकवरी फेज में क्या होता है कि यूरिन आउटपुट नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है, क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड एंड ब्लड प्रेशर ये सभी नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको स्टेजेस ऑफ रीनल फेलियर क्लियर हुआ। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, अब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो कुछ सिम्टम्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए। सबसे पहले ओलिगोरिया, कि जो यूरिन आउटपुट है वो 400 ml पर डे से कम हो जाएगा। एन्यूरिया भी हो सकता है, 100 ml पर डे से भी कम यूरिन आउटपुट हो सकता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनीज जो है फिल्टर नहीं कर पा रही ब्लड को प्रॉपरली। उसके बाद आता है फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि ओलिगोरिया हो रहा है तो फ्लूइड जो है बॉडी में ही रिटेन रह रहा है। एक्सेसिव वाटर को जो किडनीज हैं वो रिमूव नहीं कर पा रही बॉडी से, तो फ्लूइड रिटेंशन के कारण स्वेलिंग होगी। अगर लंग्स में फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, तो स्वेलिंग कैसी होती है कि बेसिकली जो एंकल्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद एलिवेटेड यूरिया एंड क्रेटिनिन, जो यूरिया है, क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ये एलिवेट होगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एजोटीमिया बोलते हैं। उसके बाद फैटीग एंड टायर्डनेस, अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हुए हैं बॉडी में उसके कारण थकावट होगी, टायर्डनेस, वीकनेस होगी, भूख नहीं लगेगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, इचिंग होगी। तो ये सभी जो कंडीशन है ये एसिडोसिस की कंडीशन बॉडी में हो रही है, इस वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमने देख लिया कि हाइपरकैलेमिया होगा, पोटेशियम का लेवल हाई होने की वजह से ईसीजी चेंजेस आएंगे। ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा कि जो पी वेव है वो फ्लैट होगी, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा और लंबा होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड होगा, चौड़ा होगा, एंड जो टी वेव्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होगी, टॉल और पीक होंगी। तो ये हाइपरकैलेमिया की ईसीजी है। उसके बाद आता है कंफ्यूजन। वेव्स के बिल्डअप होने के कारण मेंटल चेंजेस आते हैं, जिसमें पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो है कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से रह सकता है, सीजर्स और कोमा,
अगर सीवियर केसेस हैं तो पेशेंट में जो मेंटल चेंजेस है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, सीजर्स और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। फ्लैंक पेन इफ किडनी इन्फ्लामेशन, अगर किडनीज में पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन है इनसाइड द किडनी तो फ्लैंक पेन मीन्स ये जो साइट्स होती हैं जहाँ पर किडनीज लोकेटेड हैं वहाँ पर पेन हो जाता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है जिसके कारण क्या कंडीशन आ रही है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने के कारण, एसिडिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने के कारण, H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण बॉडी में एसिड बढ़ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद हाइपरकैलेमिया, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है, इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो एरिथमियाज आते हैं, मसल वीकनेस होती है। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकती है या फिर रीनल फेलियर भी हो सकता है। नाउ अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे, क्या क्या टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट एलिवेट होते हैं अगर किडनीज में इंजरी हो तो सबसे पहले सीरम क्रेटिनिन का लेवल, जो ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल है वो इंक्रीज होगा। क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल अराउंड कितना होता है, 0.6 to 1.2 mg/dl। और हम AKI की कंडीशन तब बोलते हैं अगर 48 आवर्स में 0.3 mg/dl सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज हो रहा है एवरी 48 आवर्स। सो सपोज किसी का अगर 1 mg/dl सीरम क्रेटिनिन है और उसका 48 आवर्स में ही 1.3 हो गया, क्योंकि 0.3 से अगर इंक्रीज हो रहा है एवरी 48 आवर्स तो 48 आवर्स में ही उसका 1.3 हो गया, मीन्स 0.3 mg/dl इंक्रीज हो गया या फिर इससे ज़्यादा हो गया तो उसको कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी, मीन्स किडनीज में कोई डैमेज है। उसके बाद हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखते हैं, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मीन्स ब्लड में जो भी नाइट्रोजन बन रहा है यूरिया से अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो भी एक्यूट किडनी इंजरी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एस्टिमेटेड GFR, तो नॉर्मली इसका लेवल कितना होता है, 90 to 120 ml/minute। तो अगर GFR रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है ये लिमिट से, वो भी डिपेंड करता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर किडनी इंजरी है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना रिड्यूस हो जाता है। सपोज अगर 15 से भी कम हो जाता है तो इट मीन्स कि वो रीनल फेलियर हो गया है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना कम हो गया है। कम होने का मतलब है कि किडनीज जो है फिल्टर नहीं कर रही ब्लड को, तो रिड्यूस हो गया, EGFR, एस्टिमेटेड GFR। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद आता है क्रेटिनिन क्लियरेंस, तो हम सीरम क्रेटिनिन भी देखते हैं। सीरम क्रेटिनिन दैट इज ब्लड में क्रेटिनिन का कितना लेवल है। क्रेटिनिन क्लियरेंस का मतलब है कि ये भी ml/minute में ही देखते हैं कि इतने ml/minute ब्लड जो है क्रेटिनिन फ्री है, जो कि किडनी क्लियर कर रही है, किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को क्रेटिनिन से। ml/minute में ही ये देखते हैं कि कितना ml ब्लड पर मिनट में क्रेटिनिन फ्री कर रही है, किडनी फिल्टर कर रही है क्रेटिनिन को ब्लड से। अब इसको बोलते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस। तो ये भी किडनीज का फंक्शन बताती है कि किडनीज कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कितने अच्छे से क्रेटिनिन को फिल्टर कर रही है ब्लड से। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम सीरम क्रेटिनिन भी देखते हैं, ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल भी क्या है, और हम कंपेयर करते हैं किसी यूरिन में क्रेटिनिन का लेवल क्या है। तो 24 आवर यूरिन भी कलेक्ट किया जाता है, उसमें भी क्रेटिनिन का लेवल देखा जाता है। क्रेटिनिन क्लियरेंस का एक कॉमन इक्वेशन है दैट इज कॉक्रोफ्ट गोल्ड फॉर्मूला। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस भी ml/minute में ही कैलकुलेट किया जाता है लाइक EGFR। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 140 माइनस एज, एज क्या है पेशेंट की, इसमें हमें वेट भी चाहिए होता है, वेट इन kg अपॉन हम क्या लेते हैं 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन, कि पेशेंट का ये जो सीरम क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन ब्लड में कितना लेवल है ये। तो ये क्या हो गया फॉर मेल्स, मेल्स के लिए हमें इतना ही फॉर्मूला चाहिए। फॉर फीमेल्स हम साथ में क्या लगाएंगे 0.85 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से फॉर फीमेल्स। तो ये क्रेटिनिन क्लियरेंस का इक्वेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं यूरिन टेस्ट पर। इसमें यूरिन एनालिसिस भी कर सकते हैं, मीन्स 24 आवर यूरिन कलेक्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, कुछ कास्ट तो नहीं है, मीन्स जो ट्यूबुलर सेल्स हैं उसके जो डैमेज ट्यूबुलर सेल्स हैं वो तो प्रेजेंट नहीं है। और यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, ऑफकोर्स यूरिन आउटपुट, ओलिगोरिया चेक करेंगे कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन से फेज में है पेशेंट AKI के। ओलिगोरिक फेज होगा तो कम होगा यूरिन आउटपुट 400 ml से, डायूरेटिक फेज में इंक्रीज होगा। उसके बाद
आता है इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स देखेंगे कि पोटेशियम का लेवल क्या है, कैल्शियम का लेवल क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट इनका लेवल्स क्या है, सोडियम का लेवल क्या है। देन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई किडनीज में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, ट्यूमर है, उसके लिए, या फिर हो सकता है कि रीनल आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहाँ पर कोई प्लेग की फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हम देखेंगे कोजेस के बेसिस पर कि प्री रीनल कोज का क्या मैनेजमेंट होगा इनसाइड द किडनीज और पोस्ट रीनल। सबसे पहले प्री रीनल का मतलब था कि जो ब्लड प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं था, ब्लड फ्लो किडनीज को नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम ब्लड फ्लो को रिस्टोर करेंगे कि अगर डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलीमिया है, तो आईवी फ्लूइड्स देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ब्लड लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद टेस्ट द अंडरलाइन कोज, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर हार्ट फेलियर है तो हार्ट की कंडीशन को ट्रीट करेंगे और इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे, जैसे कि वेसोप्रेसर। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जैसे कि नोरएपिनेफ्रिन, जिससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा और ब्लड फ्लो किडनीज को मिलेगा। आइनोट्रोप्स जैसे कि डोब्यूटामाइन, ये क्या करेगा, ये भी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, पंपिंग एबिलिटी है, उसको इंप्रूव करेगा। इंट्रारीनल, अगर किडनीज के इनसाइड कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोजेस पढ़े थे कि जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं अगर उनकी वजह से डैमेज हुआ है तो वो उनको स्टॉप करेंगे। मैनेज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसको ट्रीट करेंगे, जैसे कि स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, प्रेडनिजोलोन दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। उसके बाद पोस्ट रीनल कोजेस, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ट्रीट करेंगे। तो रीनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं या फिर सर्जरीज परफॉर्म करते हैं समटाइम्स, जैसे कि नेफ्रोस्टमी, ऐसी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। सपोर्टिव मेजर देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर किडनी स्टोन्स है तो उसको ट्रीट करेंगे, अगर ट्यूमर है तो कीमोथेरेप्यूटिक या फिर जो भी रेडिएशन थेरेपी है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है उससे रिमूव किया जाएगा। मोनीटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को, फ्लूइड लेवल को मॉनिटर किया जाएगा, यूरिन इनटेक आउटपुट मॉनिटर किया जाएगा। डायलिसिस इन सीवियर केसेस, तो लास्ट में अगर जो किडनीज है वो काफ़ी डैमेज हो गई हैं तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किडनीज को ठीक किया जा सकता है, तो फॉर शॉर्ट टाइम डायलिसिस भी दिया जाता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, शॉर्ट टाइम के लिए डायलिसिस दिया जा सकता है, जिससे किडनीज को मीनवाइल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएंगे और मीनवाइल किडनीज क्या करेंगे, अपने आप को हील करना स्टार्ट करेंगे, रिकवर होना स्टार्ट होंगे। उसके बाद अदर ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी एक कोज है तो इसलिए हाइड्रेटेड रहना है। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ये नहीं कि थोड़ा सा पेन हुआ तो डिक्लोफेनेक ले ली, पेन किलर ले ली, थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स ले लिए, तो ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जिससे किडनीज डैमेज होती हैं। अब हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम का लेवल सीवियरली हाई हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज प्लस कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर भेजती है, जिससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब इंसुलिन दे रहे हैं तो साथ में डेक्सट्रोज भी देंगे, अदरवाइज ब्लड शुगर बहुत लो हो जाएगा, साथ साथ ब्लड शुगर चेक करते रहेंगे आवरली। उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हाइपरकैलेमिया से क्या होता है, एरिथमियाज हो सकता है, तो जो कार्डियक मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो हम एसिड को क्या करेंगे, कम करेंगे, बेस को बढ़ाएंगे जिससे पीएच नॉर्मल आ जाए। तो बेस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। उसके बाद मैनेज क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सभी क्या करती हैं, किडनीज को डैमेज करती है, तो इनको ट्रीट करेंगे। डाइट में क्या देंगे, क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो रहा है, पोटेशियम की डाइट लो करेंगे, प्रोटीन की डाइट कम करेंगे। जब पेशेंट का जो डैमेज हो रखा है किडनी में तो प्रोटीन की डाइट इसलिए कम करें क्योंकि प्रोटीन जब मेटाबॉलिज्म होगा इसका तो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा, तो जितना प्रोटीन लेंगे वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, तो बॉडी में वेस्ट का एक्यूमुलेशन होगा। इसलिए मीनवाइल जो प्रोटीन की डाइट है वो थोड़े टाइम के लिए कम किया जाता है। फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अगर ओलिगोरिक फेस है। तो ये जो इंटरवेंशन है ये उस पर भी डिपेंड करती है कि पेशेंट किस फेज में है AKI के। सो आई होप आपको एक्यूट किडनी इंजरी क्लियर हुआ। If you understood this topic then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.